ऑलराइट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और टॉपिक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस न्यूमेरिकल को आपने पहले देखा होगा, लेकिन अंडरस्टैंड करना न्यूमेरिकल को बहुत अलग बात होती है। देखिए, आप कितने ही न्यूमेरिकल देख लें सॉल्व्ड, लेकिन समझाने के लिए टीचर की ज़रूर आवश्यकता होती है, और वही मैं आज आपको समझाऊंगा। तो मैं बेसिकली उसका डायग्राम बना देता हूँ न्यूमेरिकल का। तो टॉपिक आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इसमें जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो न्यूमेरिकल ये है कि हम बेसिकली एक सिस्टम ऑफ चार्ज देखते हैं। 1 माइक्रोकूलम, ओके, 2 माइक्रोकूलम, 3 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। ये रुका हुआ सिस्टम है, स्टेशनरी है। दिस इज ओरिजिन, दिस इज 1 0, कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं मैं। दिस इज 1 1 एंड दिस इज 0 1, राइट। क्वेश्चन ये है कि हाउ मच वर्क इज डन इन कलेक्टिंग ऑल दीज चार्जेस। कितना काम करना पड़ा इन सारे चार्जेस को इकट्ठा करके या रोकने के लिए। आपने न्यूमेरिकल करा होगा, आपको पता भी होगा, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा इंसाइट है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन बिफोर आई जंप टू दिस न्यूमेरिकल, हमें क्या निकालना है? वर्क डन टू असेंबल दिस 4 चार्ज सिस्टम। लेकिन आपको वो बताने से पहले मैं क्या बताना चाहूंगा कि किस तरह के लोग नीट का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइट। आप जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, व्हाट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स शुड बिकम डॉक्टर्स। किस तरह के बच्चों को डॉक्टर बनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है समझना। हर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है अलग अलग कारणों से। मैं आज आपको एक कारण बताता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया और इतने सालों से देखा। एक खास क्वालिटी स्टूडेंट के अंदर कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसको आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने अनुभव के आधार पर। देखिए, जो स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई सब करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट नीट की तरफ जाते हैं या डॉक्टरी लाइन की तरफ जाते हैं, उनमें एक क्वालिटी होती है, बल्कि 2 क्वालिटीज़ की मैं बात करूँगा। क्वालिटी नंबर 1 क्या है? लव फॉर साइंसेस। साइंस से इन स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो इनको क्यूरियोसिटी रहती है, इनको न्यूमेरिकल करने में मज़ा आता है, इनको रीजनिंग अच्छी लगती है, इनको फिल इन द ब्लैंक साइंस के अच्छे लगते हैं। ये तो जो साइंस के लिए प्यार है, वो वाले बच्चे जो हैं वो नीट के लिए बहुत सूटेबल हैं, राइट। अगर आप देखें कि आप पसंद नहीं करते हैं साइंस को, राइट, और आपको मज़ा नहीं आता है साइंस पढ़ने में, तो नीट इज़ नॉट मेंट फॉर यू। आप फिर नीट के लिए नहीं बने हैं एज अ डॉक्टर। आप ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए। अगर आप साइंस को पसंद नहीं करते हैं तो नीट जैसा करियर आपके लिए है ही नहीं। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट्स की मैंने एक क्वालिटी देखी, वो ये देखी कि इनको एक और चीज़ पसंद थी, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में पर्सनल इंटरेक्शन। इनको लोगों से बातचीत करना बहुत पसंद था। अब काफ़ी बातूनी भी कह सकते हैं आप इनको। कैसे बातचीत? जैसे कि घर में कोई आया उससे बात करेंगे, पड़ोस में बात करेंगे, टीचर से भी बातें करेंगे। तो अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपको किससे इंटरेक्ट करना पड़ेगा? आपको नर्सेस के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको सीनियर डॉक्टर के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको सबसे ज़्यादा किससे बात करनी है? पेशेंट से बात करनी है, राइट। दूसरा, आपको किससे बात करनी है? पेशेंट के रिश्तेदारों से बात करनी है। तो जो पर्सनल इंटरेक्शन है वो भी बहुत पसंद होना चाहिए, क्योंकि इस लाइन के अंदर पेशेंट एक के बाद एक आपके चेंबर में आएंगे, और आप बातूनी होना आपका बहुत ज़रूरी है। आप सुने उनकी प्रॉब्लम ध्यान से, तब ना बोलें,
लेकिन जब वो बोल रहे हैं तो उनको बोलने का मौका दें और इंटरेक्शन अपना जारी रखें। अगर आपको इंटरेक्शन में मज़ा नहीं आता, आप अगर कोने में अकेले बैठ के पढ़ते रहते हैं लेकिन साइंस से प्यार करते हैं लेकिन इंटरेक्शन पसंद नहीं है, तो भी डॉक्टर की लाइन आपके लिए ठीक नहीं रहेगी। मे बी तब आप रिसर्च की तरफ जाएं। बट डॉक्टरी लाइन उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी है जो साइंस को प्यार करते हैं और जो पर्सनल इंटरेक्शन जिनका जो है करने में उनको मज़ा आता है। तो दीज आर द स्टूडेंट्स, मैं इस तरह की और बातें आपको बताऊंगा, किस तरह के स्टूडेंट मैंने देखे जो बेसिकली नीट में बहुत उनमें मोटिवेशन होती है और वो सिलेक्ट होते हैं क्योंकि वो साइंस से प्यार करते हैं और पर्सनल इंटरेक्शन माने इंसानों से इंटरेक्ट करने में उनको मज़ा आता है। और भी बातें करेंगे, मेरे पुराने वीडियो देखिए, मैं करियर काउंसलिंग भी करता हूँ, मैं मेडिकल लाइन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, खुद मैं एक कंप्यूटर साइंस स्पेशलिस्ट हूँ और इंजीनियर भी हूँ, तो और पूरी वर्ल्ड मैंने घूमी हुई है, तो मैं आपको बता सकता हूँ अपने अनुभव से कि किस तरह के स्टूडेंट जो हैं वो डॉक्टर बनने के लिए बढ़िया रहेंगे। इसी तरह मैं जेई के लिए इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के बारे में बात करूँगा कि किस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं इंजीनियरिंग को परस्यू करें और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो आइए अब आज अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में। और न्यूमेरिकल ये था कि हमने 4 चार्ज आपके सामने रख दिए, ड्रॉ कर दिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर, उनके कोऑर्डिनेट्स भी लिख दिए। पहला चार्ज 1 कूलम का ओरिजिन के ऊपर है, ये आपका ओरिजिन है। क्वेश्चन है कि इन चार्जेस को असेंबल करने में आपका कितना एफर्ट लगा। तो इसका सोल्यूशन समझ लेते हैं। मैं इसको आपको सोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं कि किस तरह का, कैसे आपको इसको अप्रोच करना है। तो सोल्यूशन क्या रहेगा इसका, देखिए सोल्यूशन, देखिए इसको सोचने का तरीका क्या है। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का बना लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हम कहीं से 1 माइक्रोकूलम का चार्ज उठा के लेके आते हैं और वो वाला चार्ज हम उठा के ओरिजिन पे रख देते हैं और हमें मालूम है ये 1 माइक्रोकूलम का है। अब देखिए जब हम ये चार्ज लेके आए तो क्या आपको इसके आसपास कोई भी चार्ज नज़र आया? तो 1 माइक्रोकूलम के चार्ज को कहीं से आप उठा के लेके आए और आपने रखा और उसके आसपास कोई भी चार्ज इस समय नहीं है, तो वर्क डन व्हेन यू ब्रिंग द फर्स्ट चार्ज राइट इज गोइंग टू बी 0, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी दूसरे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो वर्क टू बी डन। तो इस समय जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है 1 माइक्रोकूलम के पास, वो कुछ भी नहीं है। अब हमने क्या करा, हम एक और चार्ज उठा के लाए जो आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, विच इज 2 माइक्रोकूलम। ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लेके आए। अब जब ये चार्ज लेके आए सेकेंड चार्ज, उस समय पे 1 माइक्रोकूलम का एक चार्ज प्रेजेंट था, राइट। दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं। आपको 2 माइक्रोकूलम यहाँ पे रखने में, इस जगह पे 2 माइक्रोकूलम रखने में फोर्स लगानी पड़ेगी, नहीं तो ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रिपेल होके इस तरफ एक्सेलरेट हो जाएगा बाय द कूलम्स लॉ। लेकिन आपने इसको यहाँ रखना है क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि इन चार्जेस को यहाँ रोक के रखा गया है। चार्ज नंबर 1 को, 2 को, 3 को और 4 को, सबको रखा है हमने। जब 2 माइक्रोकूलम का चार्ज हमने यहाँ पे रखा तो हमें फोर्स लगानी पड़ रही है उसको रोकने के लिए, मैंने वर्क डन करना पड़ रहा है। किसके अगेंस्ट करना पड़ रहा है? इसकी रिपेलिंग फोर्स के अगेंस्ट। इसको भी रोकने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी जो म्यूचुअल फोर्स होती है, नहीं तो ये भी इस तरफ दौड़ा चला जाएगा। जैसे ही आप 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लेके आते हैं, रिपल्शन पिक्चर में आ जाती है और रिपल्शन जो है वो इन चार्जेस को अपनी जगह से धकेलना चाहती है। अब हम बात करते हैं कितना वर्क डन करना पड़ा।
देखिए वर्क डन जो है वो पेयर इंटरेक्शन पे है, तो इन दोनों ये पेयर है 1 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम। तो वर्क डन आपको मालूम है के Q1 Q2 बाय R, आपने लिख दिया उसको। आपको परमिटिविटी मान लीजिए ये वैक्यूम है, तो K इंटू 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय R। इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर है, तो मैं 1 मीटर लिख देता हूँ। दोनों चार्जेस को फोर्स लगा के आपने रोक के रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में या इन दोनों की एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा हो गई, क्योंकि आप वर्क डन कर रहे हैं, दोनों को रोक के रखा हुआ है, रिपेलिंग फोर्स है, उतनी ही फोर्स आप लगा के इसे रोक रहे हैं। इस पे भी फोर्स आपने लगा रखी है यहाँ पे, और इस पे भी आपने फोर्स लगा रखी है यहाँ पे, तभी ये दोनों रुके हुए हैं। और वो जो इनका आपस में पेयर का इंटरेक्शन है, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं पेयर इंटरेक्शन, राइट। ये जो पेयर का इंटरेक्शन है ये ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अब मैं उसी पे आने वाला था कि ग्रेविटेशन के टॉपिक में भी इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी को आपको देखना होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यही है जो वर्क डन आपने करा इनको रोक के रखने के लिए। पेयर का इंटरेक्शन क्या है, रिपेलिंग इन नेचर है। तीसरी बात, आप तीसरा चार्ज भी उठा के कहीं से ले आए 3 माइक्रोकूलम का 1 पे। ये चार्ज जब आप लेके आए 1 के ऊपर और आपने इसको यहां पे रखा, देखिए इस चार्ज के ऊपर 2 पेयर्स के इंटरेक्शन है, एक ये वाला, दूसरा ये वाला, राइट। दोनों तरफ से 3 माइक्रोकूलम के चार्ज को रिपल्शन मिलेगी, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है। 1 कूलम भी पॉजिटिव है, 2 माइक्रोकूलम भी पॉजिटिव है। तो जो पेयर इंटरेक्शन है, एक पेयर इंटरेक्शन ये वाला है और एक पेयर इंटरेक्शन ये वाला है। तो तीसरे चार्ज को लाने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा, एक आपका जो इंटरेक्शन है 3 और 2 का है, तो वो जो चार्ज नंबर 3 और 2 है उसका लिख लेते हैं K इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶। यही फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ मैं। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। और जो हमारा चार्ज नंबर 1 और 3 है उसके बीच में भी इंटरेक्शन है, और ये अगर 1 है और ये भी 1 है तो दिस इज √2, राइट। हाइपोटेन्यूज आपका ये हाइपोटेन्यूज है। ये इंटरेक्शन का डिस्टेंस आपने नोट कर लिया, तो 1 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन √2। 3 बेसिकली आपके वर्क नंबर 1 कोई काम नहीं करना पड़ा जब पहला चार्ज आया, क्योंकि कुछ भी प्रेजेंट नहीं था। जब आप दूसरा चार्ज उठा के लाए 2 माइक्रोकूलम का, तो एक पेयर इंटरेक्शन का काम करना पड़ा। जब आप 3 माइक्रोकूलम लेके आए तो 2 पेयर ऑफ इंटरेक्शन बने, एक ये वाला और एक ये वाला, और उसकी वजह से 2 काम है वो भी आपने जोड़ दिए। अब क्या करते हैं हम लेके आते हैं चौथे 4 माइक्रोकूलम को। जब मैं 4 माइक्रोकूलम को यहाँ पे रखता हूँ, 4 माइक्रोकूलम को मैं यहाँ पे रखता हूँ, और 4 माइक्रोकूलम को जब मैंने रखा यहाँ पे, अब देखिए 4 माइक्रोकूलम के कितने इंटरेक्शन है। पहले तो उसको धक्का मिला 1 माइक्रोकूलम से, तो एक आपका इंटरेक्शन की वजह से जो आपको वर्क डन करना पड़ा वो मिला आपको 4 के ऊपर, फर्स्ट की वजह से K इंटू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ 1 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1। मैं इस पेयर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रिपल्शन फोर्स है। 4 माइक्रोकूलम को पकड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो उड़ जाएगा, और 1 माइक्रोकूलम भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा नीचे की तरफ ड्यू टू 4, उसे भी रोक के रखना आपको। फिर 4 माइक्रोकूलम जब आप लेके आए थे, ये वाला चार्ज जब लेके आए सिस्टम में, तब 3 माइक्रोकूलम भी प्रेजेंट था, तो एक इंटरेक्शन ये भी हो गया आपका 4 और 3 के बीच में, K इंटू 4 इंटू -6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1। अब हम बात करते हैं तीसरे, ये भी प्रेजेंट था 2 माइक्रोकूलम का,
तो 4 माइक्रोकूलम और इन दोनों के बीच में भी एक रिपेलिंग, और सारे पॉजिटिव चार्ज लिए मैंने इजी रखने के लिए थोड़ा सा। तो 4 और 2 का भी पेयर है, उसका भी एक इंटरेक्शन हुआ। 4 × 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि ये भी हाइपोटेन्यूज ही है √2 का। आप इन सारे वर्क्स को जोड़ दीजिए। यहां से शुरू करते हैं। W1 प्लस W1 और 2 पेयर का इंटरेक्शन, W3 और 2 का इंटरेक्शन, W3 और 1 का इंटरेक्शन, W4 और 1 का इंटरेक्शन, W4 और 3 का इंटरेक्शन, प्लस W4 और 2 का इंटरेक्शन। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क यू हैव टू डू। जो फाइनल फिगर देख रहे हैं वो तो आपको सामने नजर आई, लेकिन उसका बनाने का तरीका क्या था? पहले आप 1 माइक्रोकूलम का चार्ज लेके आए, कोई काम नहीं करना पड़ा, 0। फिर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज लेके आए, काम करना पड़ा क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। 1 माइक्रोकूलम का रिपल्शन है, रोक के रखना है। जो भी आप वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। जब आप तीसरा चार्ज लेके आए तो 2 इंटरेक्शन हुए, एक ये वाला इंटरेक्शन हुआ और एक ये वाला इंटरेक्शन हुआ। उसकी वजह से 2 और वर्क डन के पेयर बने। और फिर आपने जब चौथा चार्ज रखा तो पहले ही 3 चार्ज मौजूद थे, एक ये मौजूद था, एक ये मौजूद था और एक ये मौजूद था। 3 आपके इंटरेक्शन के पेयर बने और वर्क डन करना पड़ा। सारे वर्क डन को ऐड कर दीजिए। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क you did to collect the assembly of this charge। ये assembling करी थी आपने चार्जेस की, इन्हें रोक के रखने के लिए this is the amount of the work you have done। बट यहां पे स्टोरी खत्म नहीं होती है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया था वो बहुत जरूरी है समझना। और वो पॉइंट क्या है कि जब मैं 3 माइक्रोकूलम का चार्ज लेके आया तो मैंने जो वर्क डन निकाले वो 2 वर्क डन निकाले, एक 3-2 और एक 3-1। 2 वर्क डन निकाले मैंने। लेकिन क्या मैंने इस समय जब मैं 3 माइक्रोकूलम का चार्ज लेके आया इस बात की चिंता करी कि 2 और 1 में भी इंटरेक्शन चल रहा है? 2 और 1 का इंटरेक्शन मैंने कंसिडर कर लिया था, लेकिन जब 3 माइक्रोकूलम आया तो उसने अपने इंटरेक्शन के पेयर्स बनाए 3-2 और 3-1, और इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करी कि 2 और 1 का इंटरेक्शन है। तो अगर कोई एग्जिस्टिंग इंटरेक्शन सिस्टम के अंदर होता है और आप एक नया चार्ज लेके आते हैं तो आपको जो पुराने इंटरेक्शंस हैं उनकी चिंता नहीं करनी है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी कि 3 माइक्रोकूलम अब मैं लेके आ रहा हूं तो 2 और 1 में तो ऑलरेडी एक इंटरेक्शन है, कोई वो डिस्टर्ब तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगा। इस तरह से आपको सोचना है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 और 1 जब तक हैं तब तक तो क्लैरिटी है, हमको 2 ही चार्ज हैं। तीसरा चार्ज लाने पे आपने 2 इंटरेक्शन दिखाए, 3 और 1 का और 3 और 2 का, लेकिन इस समय 2 और 1 का इंटरेक्शन भी था। क्या वो इंटरेक्शन 2 और 1 का नए इंटरेक्शंस 3 और 1 और 3 और 2 के ऊपर असर डालेंगे? नहीं डालेंगे। तो ये जो टेक्निक है वर्क डन फॉर असेंबलिंग द चार्जेस, इसकी ये ब्यूटी है कि जो एग्जिस्टिंग पेयर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। जैसे जैसे चार्ज आएगा सिर्फ उसके पेयर्स को देखना है, एग्जिस्टिंग पेयर के इंटरेक्शन से आपका कोई लेना देना नहीं है। उम्मीद करता हूं ये आपको न्यूमेरिकल जो है कॉन्सेप्चुअली समझ में आया होगा। ऐसे न्यूमेरिकल नीट और जेई और बोर्ड के अंदर बहुत सारे आते हैं। प्लीज इंश्योर दैट यू प्रैक्टिस सच न्यूमेरिकल्स। एक और डायमेंशन इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है, आपको पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क वाले न्यूमेरिकल भी करने। अभी जो हमने सारा करा उसमें पॉजिटिव चार्जेस थे, सारा वर्क डन जो मैंने प्लस प्लस लिखा है, नेगेटिव वर्क डन भी होगा जब हम नेगेटिव चार्जेस लगाएंगे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इसके अंदर जिनके बारे में आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं।
मेरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्लेलिस्ट में 10 न्यूमेरिकल और 10 कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल एनर्जी को लेके। कॉन्जर्वेटिव फील्ड जो होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है कॉन्जर्वेटिव फील्ड की तरह कैसे एक्ट करता है, क्यों करता है, कैसे प्रूव करें, वो बहुत सारी न्यूमेरिकल है, वो आपको समझ आने चाहिए। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आना चाहिए, कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आनी चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी समझ में आनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या सिमिलैरिटी है कॉन्जर्वेटिव फील्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी समझ होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी प्लेलिस्ट मेरी सुनिए। मेरे YouTube चैनल पे 1700 वीडियो हैं, ज़रूर देखिए। एक एक वीडियो के अंदर आपको जेईई मेंस, नीट और बोर्ड के क्वेश्चन मिलेंगे। यही क्वेश्चन आपको नज़र आएंगे। आप NCERT सामने खोल के रखिए और मेरे वीडियो को सुनिए, आपको वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कोविड जा चुका है, फिजिक्स का पेपर अब स्कूल के अंदर होगा। किसी भी तरह की लेजीनेस और लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन कैन कॉस्ट यू योर करियर। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। सेल्फ डिसिप्लिन वापस लाइए। अच्छा रहेगा कि आप डिसिप्लिन्ड वे में रोज़ पढ़ें, मेरे पुरानी वीडियोस के देखें। मैं धीरे धीरे लोगों को समझा भी रहा हूँ, बच्चों को, कि कैसे उनको पढ़ना है जिससे कि वो गोल ओरिएंटेड रहें और अपनी मोटिवेशन को ना जाने दें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू शॉर्टली इन माय नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।